हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित। और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 7 का एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एसी जनरेटर। इसी को डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके अंदर में हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और इसको कैसे बनाया जाता है, एसी करंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है और इसका मेन यूज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दिस लेक्चर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसी जनरेटर या डायनामो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मैं इसकी प्रिंसिपल की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। और ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉइल को हम लोग रेस्ट स्टेट में रखकर अगर मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस होती है उसकी वजह से उसमें ऑटोमेटिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं और वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच व्हेन अ कॉइल इज रोटेट और मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ कॉइल। इसी को हम लोग इंड्यूस्ड करंट भी बोल सकते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये रहा डायनामो या फिर एसी जनरेटर का प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस की। तो कंस्ट्रक्शंस को बताने से पहले यहाँ पर जो डायग्राम है इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फील्ड मैग्नेट लिए हुए हैं। उस फील्ड मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फील्ड मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल होता है। इसलिए यहाँ पर जो डैश डैश लाइन है ये हमें बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पर हम लोग एक कॉइल को पुट कर दिए हैं। इस कॉइल का अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट है कि जब ये रोटेट करता है तो ये यहाँ पर इसका जो एंड है ये फंसता नहीं है एक दूसरे से। तो उसी से बचाने के लिए ये जब रोटेट करेगा तभी ना इसमें करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इसलिए इसको रोटेट करने के लिए ये एक दूसरे से फंसे ना, इसका एंड जो है, इसलिए इसमें एक अरेंजमेंट किए। उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्लिप रिंग का नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ना, ये स्लिप रिंग है। इस स्लिप रिंग से इस वाले कॉइल का जो ये वाला एंड है ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये दूसरा वाला जो एंड है वो इससे कनेक्टेड है। दूसरा वाला जो है इस वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर एक इंसुलेटेड मटेरियल का यूज़ किए हैं जिसमें हम लोग इस स्लिप रिंग को फिट कर दिए हैं। तब ये जो कॉइल जो है जब रोटेट करता है तो ये ऐसे रोटेट करता है इस स्लिप रिंग के हेल्प से कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, ये एक दूसरे से अलग अलग होता है। और यहाँ पर हम लोग ब्रश यूज़ किए हैं। ये ब्रश जो है हल्का सा टच होता है स्लिप रिंग से, ताकि ये जो कॉइल रोटेट करे तो इस ब्रश की सहायता से ये हल्का सा टच होता है तो ये ब्रश के हेल्प से इसमें करंट फ्लो हो सके बिना डिस्टर्बेंस के। तो ये रहा जनरेटर का सेटअप। यहाँ पर ये जो कॉइल यूज़ किए हैं इसी को आर्मेचर कॉइल का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि ये कॉइल जो है रोटेट करता है तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसमें इसके रोटेट होने से इस कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर सेट कर देते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर ही बताता है हमको कि इस कॉइल में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है। और इस गैल्वेनोमीटर की जगह पर कोई भी लोड रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं या कोई भी डिवाइस बल्ब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं करंट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा इसका अरेंजमेंट। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो स्लिप रिंग है इसको यहाँ पर R1 और R2 से डिनोट किया गया है। किसी किसी बुक में इसको S1 और S2 से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो ब्रश लगा हुआ है ये ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ रहता है ताकि इस कॉइल के रोटेट करने से स्लिप रिंग में जो करंट आए वो सीधा वायर के थ्रू इधर ट्रांसफ़र हो। और ये जो है समय के साथ धीरे धीरे ये इसका जो ब्रश है वो घिसता जाता है।
जिसको हम लोग ब्रूस बोलते हैं ना, ब्रूसेस, ये ग्रेफाइट का बना होता है। धीरे धीरे ये इसका लॉस होते जाता है, फिर बाद में इसको चेंज करके फिर नया लगाना पड़ता है। तो ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जो हल्का सा टच होता है स्लिप रिंग से, इसीलिए जब ये घूमता है ना तो दोनों के बीच हल्का सा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ग्रेफाइट थोड़ा सा घिसते जाता है धीरे 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 करके, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्रशेस हैं, या इसी को ब्रूस बोल देते हैं, इसको B1 और B2 से यहाँ पर डिनोट किया गया है। और यहाँ पर जो कॉइल है इसको हम लोग ABC नाम दिए हैं। और यहाँ पर ये कॉइल जो है 2 स्टेप में रोटेट करता है। एक्चुअल में ये कंटिन्यू रोटेट करता है, लेकिन यहाँ पर इसको करंट के डायरेक्शन या करंट के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। जब ये पहले रोटेट करता है तो डायरेक्शन अलग होता है करंट का, जिसको हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल बोल देते हैं। जब ये दोबारा फिर से रोटेट करना स्टार्ट करता है, जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसको सेकंड हाफ साइकिल बोल देते हैं। उसे मैं आगे बताऊंगा। अब चलिए यहाँ पर जितना चीज़ें मैं बताया हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ, उसी को हम लोग 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फील्ड मैग्नेट की बात करते हैं। तो फील्ड मैग्नेट के बारे में बता चुका हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसी को फील्ड मैग्नेट कहा जाता है। इट इज़ अप्लाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट इज़ आल्सो नोन एज डायनामो मैग्नेट बिकॉज देयर फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हम लोग अप्लाई किए हैं, इसको डायनामो मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है हमारे आर्मेचर कॉइल को। सेकेंड बात करते हैं आर्मेचर कॉइल को। यहाँ पर जिस कॉइल के थ्रू हमको मैग्नेटिक फील्ड में जिस कॉइल को रख कर या रोटेट करवा कर हम लोग EMF प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसी कॉइल को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कॉइल कहा जाता है। थर्ड बात करते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ। द 2 ends ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दी टू कोएक्सियल ब्रास रिंग R1 R2 और S1 S2 कॉल्ड स्लिप रिंग, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं ब्रूसेस के बारे में। 2 ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड कॉल्ड ब्रूसेस आर लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द 2 स्लिप रिंग। ये भी मैं बता चुका हूँ। ब्रूसेस या तो ग्रेफाइट का बना होता है या फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है, जो हल्का सा टच हुआ रहता है किसी से स्लिप रिंग से, ताकि इसके रोटेशन से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इसके थ्रू हम लोग किसी भी सर्किट में इसको फ्लो करवा सकें, इसलिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि AC जनरेटर वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्किंग को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा थ्योरी यहाँ पर नहीं डाला हूँ मैं, इसको जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर आर्मेचर जो कॉइल है वो कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये सिंबल दिखाया हुआ है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो कॉइल लिए हैं उस कॉइल को मैं ABC नाम दे दिया हूँ। किसी किसी बुक में इसी को PQRS नाम दिए रहते हैं। तो आपको नाम से मतलब नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है। तो यहाँ पर AB, ये वाला जो AB साइड है ये अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे दिखाया गया है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है। और CD वाला जो टर्मिनल है, CD वाला जो साइड्स है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में करंट का डायरेक्शन क्या होता है? A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, ऐसे रोटेट होता है करंट जो है इस सिचुएशंस में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ रोटेशन बोलते हैं। ये जो कॉइल का जो रोटेशन है इसको फर्स्ट हाफ रोटेशन बोलते हैं। इस सिचुएशंस में करंट का डायरेक्शन क्या होता है? A से B, B से C, C से D। और इस सिचुएशंस में इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर जो ब्रूसेस लगा होता है वो B1 जो टर्मिनल होता है ब्रूसेस का, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है, और B2 जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। नहीं तो आप लोग इसको खुद ही इमेजिन करके देख सकते हो। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही करंट फ्लो होता है। इसलिए ये एरो जो है वो ऐसे दिखाया गया है। और ये किसके लिए दिखाया गया है? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। और इसी प्रोसेस को सेकेंड हाफ साइकिल के लिए हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पर AB जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। ये वाला AB टर्मिनल जो है फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद इधर आ जाएगा, अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और CD जो है इधर आ जाएगा, अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा CD जो है ना। फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद AB जो है इधर आ जाएगा, CD जो है इधर आ जाएगा। अब AB जो है नीचे की तरफ मूव करेगा और CD जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में करंट का तो इस सिचुएशंस में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। करंट का डायरेक्शन किधर हो जाता है? D से C की ओर, C से B की ओर और B से A की ओर उल्टा हो जाता है, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड हाफ साइकिल। और इस सिचुएशंस में B1 जो है, अब करंट जो है यहाँ से ऐसे नहीं, अब ऐसे घूमने लगेगा।
लगेगा, मतलब ऐसे फ्लो होने लगेगा। इस सिचुएशंस में B1 जो है पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है और B2 जो ब्रूसेस है ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है। ये कॉइल जो है कंटिन्यू ऐसे रोटेट होते रहता है और हर एक हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। पहले करंट ऐसे फ्लो होगा, उसके बाद करंट ऐसे फ्लो होगा। तो 1 हाफ साइकिल के बाद ये डायरेक्शन जो है यहाँ पर बार बार करंट चेंज होते रहता है और कॉइल कंटिन्यू रोटेट करते रहता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ इस प्रकार, हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंटिन्यूअस चार्ज, दैट्स वाई वी कैन से इट विल बी AC करंट एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड AC जनरेटर। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर जो करंट मिलेगा हमको उसको हम लोग AC करंट कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है AC करंट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशंस फॉर EMF। चूँकि मैं यहाँ पर बोल दिया हूँ कि जो कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है, वो रोटेट कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कॉइल में कुछ ना कुछ EMF भी प्रोड्यूस हो रहा होगा या EMF भी इंड्यूस्ड हो रहा होगा। तो उस EMF का वैल्यू क्या है आखिर, तो इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या किया हूँ, जो अभी फिगर देखे हैं उस फिगर में N का मतलब है नंबर ऑफ कॉइल, B का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब है फेस एरिया ऑफ ईच कॉइल टर्म्स, मतलब एक कॉइल लिए हैं उसका एरिया लिए हैं। थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। अब चूंकि हम लोग को पता है फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है NBA cos थीटा होता है, और हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है थीटा अपॉन टी होता है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। अगेन वी नो दैट फैराडेज लॉ ये बोलता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर फाई का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी NBA cos ओमेगा टी। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी मिलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा टी का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा। इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। जहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू को मैं क्या कंसिडर कर लिया हूँ, एप्सिलॉन 0 कंसिडर कर लिया हूँ NBA ओमेगा को, और ये बताता है हमको AC जनरेटर में जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करता है, या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड को बताता है। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया है इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 ही हमें बताता है इंड्यूस्ड EMF किसमें, AC जनरेटर में, AC जनरेटर के जो आर्मेचर कॉइल है उसका। अब इसमें EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट भी तो प्रोड्यूस होगा, तो वो करंट का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को पता है ओम्स लॉ से I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R होता है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी अपॉन में R। आगे बात करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को करंट का वैल्यू इतना मिल चुका था, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 और R को मैं I0 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाता है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी मिल जाता है, जहाँ पर I0 का मतलब है एप्सिलॉन 0 अपॉन R। इसको कहा जाता है आर्मेचर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो आर्मेचर कॉइल है AC जनरेटर का उसमें कितना EMF इंड्यूस हो रहा है उसका एक्सप्रेशन देख लिए हैं और करंट का भी एक्सप्रेशन देख लिए हैं। अब चलिए आइए बात करते हैं हम लोग AC जनरेटर के एडवांटेज की। तो AC यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ AC इज़ मोर इकोनॉमिकली दैन DC। अगर मैं AC का कंपेरिजन DC से करूँ तो AC को जनरेट करने में ये ज़्यादा किफ़ायती होता है। नेक्स्ट बात करूं ईजिली अप एंड डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। हम लोग ट्रांसफार्मर के हेल्प से इसको ईजिली AC के वैल्यू को अप और डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
थर्ड एडवांटेज है इट कैन बी रिड्यूस यूजिंग चोक कॉइल विदाउट वेस्टेज एनर्जी। एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग चोक कॉइल कहते हैं, इसमें कॉइल ही रहता है, इंडक्टर का यूज़ किया जाता है। इंडक्टर क्या होता है आगे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में। तो इसमें चोक कॉइल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं बिना एनर्जी का लॉस किए। नेक्स्ट है इट कैन बी ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे गांव शहर में ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको क्या करते हैं, घरों घर तक इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से, वो भी बिना एनर्जी लॉस के। एनर्जी तो लॉस होता है यहाँ पर हीट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में होता है, एकदम ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ एनर्जी का तो लॉस होता है। और यहाँ पर एसी करंट अप डाउन होता है, उससे भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी इसलिए लिखा गया है क्योंकि उसको वो हमारे यूटिलाइजेशंस या यूज़ के मुकाबले में जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया गया, इसलिए इसको विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी बोला गया है। बट प्रैक्टिकली आप लोग याद रखो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है ट्रांसमिट करने पर। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में, ईजिली कन्वर्टेड एसी टू डीसी। ये तो आप सभी को पता है, एसी को हम लोग इजीली डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर का यूज़ करके। जैसे कि आप लोग अपने घरों में मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसमें जो एडाप्टर लगा रहता है वो हमारे घर में जो 220 वोल्ट का करंट आता है उसमें से केवल 5 वोल्ट को वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है, तभी हमारा मोबाइल चार्ज हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसी मशीन इज़ सिंपल, डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन। एसी वाला जो मशीन होता है, जितने भी मशीन होते हैं जो एसी प्रोड्यूस करता है या एसी करंट से चलता है वो सभी सिंपल होते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सभी क्या हैं, इसके एडवांटेज हैं, किसके, एसी करंट के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसी करंट। एसी करंट का जो पिक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं, अगर हम लोग एसी करंट और डीसी करंट का कंपैरिजन करें तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर या शॉक्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एसी का हाई वोल्टेज एसी करंट आपको लगेगा तो इसका मैग्नीट्यूड और वैल्यू जो है कम ज़्यादा होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। तो वहाँ पर इसमें आप बच सकते हो, आपको केवल फिजिकली हानि होगा, फिजिकली लॉस होगा। लेकिन अगर हाई वोल्टेज का डीसी आपको लग गया तो इसका वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये एक बार चिपक गई इसमें तो आपको झटके के साथ छोड़ेगा ही नहीं, ये सीधा चिपका लेगा अपने ऊपर और ये सीधा आपको सीधा मौत दे सकता है ये डीसी करंट। तो इस पॉइंट से, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है। बट कैलकुलेशन के पर्पस से हम लोग देखें, आरएमएस के पर्पस से देखें तो एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे, वो भी बता देता हूँ मैं। तो एसी करंट के लिए हम लोगों ने आरएमएस का वैल्यू निकाला था V0/√2। तो ये √2 क्या है, वैल्यू क्या निकलेगा वोल्टेज का, जब मैं √2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे घर में जो करंट आता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है ना। V0 इज इक्वल्स टू √2 है, और हमारे घर में जो करंट आता है 220 वोल्ट वो आरएमएस का ही वैल्यू है। तो यहाँ पर जब इसको 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 311 आ जाएगा, 311 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिला, हमारे घर में जो करंट आता है उसका वो मिल गया हम लोग को 311 वोल्ट। जबकि अगर हमारे घर में 220 वोल्ट का डीसी करंट सप्लाई करते हैं ना, डीसी, तो वो चेंज नहीं होता 311 में, वो 220 वोल्ट ही होता, 220 वोल्ट ही होता। इसलिए आप लोगों को हर जगह ये दिखेगा कि एसी करंट ज़्यादा डेंजर होता है। अगर दोनों में कंपैरिजन करें आरएमएस की पॉइंट ऑफ व्यू से या कैलकुलेशन पर्पस से, केवल हमारे घर में जो करंट आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। बट यदि हम लोग पावर के हिसाब से देखें
बहुत ज़्यादा हाई मैक्सिमम वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सीधा आपकी मौत हो सकती है और इसमें आपका बचने का चांस रहता है। इसमें थोड़ा बहुत बचने का चांस रहता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है कम ज़्यादा होता है, उसमें आपको बचने का समय मिल जाता है। आगे बात करते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। अच्छा, इसको मैं बता चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। AC इज ट्रांसफर थ्रू सरफेस ऑफ कंडक्टर, इट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट, दैट्स वाई वी नीड इंसुलेटेड कवर्ड वायर। AC करंट क्या होता है, ये स्किन इफेक्ट शो करता है। स्किन इफेक्ट बोलने का मतलब ये है, जैसे कि ये एक मेटल वायर है या कॉपर वायर है, तो जब हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो ये सरफेस पर, हम लोग को पता है सरफेस पर ही चार्ज पाया जाता है, तो ये जो करंट जो है ना सरफेस पर ही फ्लो करता है, सरफेस पर ही फ्लो करता है। इसी वजह से किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसको हम लोग टच करते हैं, वैसे हम लोग को शॉक लगता है, वैसे हमको पता चल जाता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये स्किन इफेक्ट शो करता है। इसलिए इसमें हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए हमारे घरों में जो करंट सप्लाई होता है उसमें कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर के ऊपर में इंसुलेटेड मटेरियल लगा होता है, जो कि रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है या येलो हो सकता है, कोई भी कलर का इंसुलेटेड मटेरियल लगा होता है, आप लोग देखे होंगे अपने घर में। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, इंसुलेटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। किसको, AC करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये स्किन इफेक्ट शो करता है, और ये स्किन इफेक्ट शो करता है इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर AC जनरेटर जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। एक बार और रिपीट कर दें, यहाँ पर AC जनरेटर में कौन कौन सा टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले AC जनरेटर का हम लोग डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के बाद प्रिंसिपल देखे हैं, प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शंस देखे हैं, कंस्ट्रक्शंस के बाद वर्किंग देखे हैं, वर्किंग के बाद इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट के लिए एक्सप्रेशंस देखे हैं। उसके बाद हम लोग एडवांटेज के बारे में बात किए, उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में बात किए हैं। किसका, AC करंट का। अब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, तो इसका डेफिनेशंस क्या है इसको पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is converted high AC current into low AC current और vice versa. This device is called transformer. तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो हाई AC करंट को क्या करता है, लो AC करंट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लो AC करंट को ये हाई AC करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पर वाइस वर्सा वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शंस के ऊपर। और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है, जब हम लोग किसी एक कॉइल में करंट ट्रांसफ़र करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो उसके पास में दूसरे कॉइल को रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें EMF प्रोड्यूस हो जाता है या इंड्यूस्ड हो जाता है, तो उसी को म्यूचुअल इंडक्शंस कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी अप्लाई करंट ऑन वन कॉइल द EMF और करंट इज जनरेटेड और प्रोड्यूस इन अदर नेबरिंग कॉइल। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की अगर टाइप्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर बेस्ड, ये बेस्ड होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन वोल्टेज। अगर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बेस पर अगर ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया जाए तो इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा, दे आर यूज्ड बिटवीन द पावर जनरेटर, द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज इज़ हायर देन द इनपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज हम लोग देते हैं,
जो इनपुट वोल्टेज हम लोग देते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है, और जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलता है वो क्या हो जाता है, हाई होता है। तो ये किस वजह से होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से होता है। सेकंड बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जहां पर इनपुट क्या होता है, इनपुट हाई वोल्टेज का होता है और आउटपुट क्या होता है, लो वोल्टेज का होता है। तो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज प्राइमरी सप्लाई टू लो वोल्टेज सेकेंडरी आउटपुट। तो आई होप ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कोर बना हुआ है। ये आयरन का होता है या सॉफ्ट आयरन का होता है या कोई भी यहाँ पर मटेरियल यूज़ कर लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग वायर को वाउंड कर सके, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इसको बोला जाता है आयरन कोर, या इसको लैमिनेटेड आयरन कोर बोला जाता है। लेमिनेटेड आयरन कोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पतली पतली सी आयरन कोर होती है जिसको एक दूसरे के ऊपर चिपकाया जाता है या एक दूसरे के ऊपर चिपका रहता है। यहाँ पर चाहे तो आयरन कोर को एक सिंगल शेप में आयरन कोर बनाकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पतली पतली जो आयरन होती है उसको एक दूसरे से चिपका कर इसको बनाया जाता है, इसीलिए इसको लैमिनेटेड आयरन कोर बोला जाता है। और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको आगे देखेंगे। खैर यही बता देता हूँ, इसको पतली पतली जो आयरन कोर है इसको एक दूसरे से इसलिए चिपकाया जाता है ताकि एनर्जी लॉस से बचे, और इसमें एक्चुअल में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो ईडी करंट से बचने के लिए यहाँ पर लेमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या कर देते हैं, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो इस साइड ये इनपुट वाला साइड होता है, ये आउटपुट वाला साइड होता है। इधर से हम लोग करंट अप्लाई करते हैं इसलिए इसको इनपुट साइड बोलते हैं, और इधर से हम लोग करंट को प्राप्त करते हैं, करंट हमको मिलता है इसलिए इधर को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। इधर हम लोग को जो भी डिवाइस कनेक्टेड करना उसको कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एसी करंट अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखना नंबर ऑफ कॉइल जो है यहाँ पर कम है। जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ पर इसको कौन से ट्रांसफार्मर का नाम दे सकते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल और इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल क्या होता है, इनपुट कॉइल होता है, और सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, आउटपुट कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्म्स है कॉइल में, तो ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई करेगा, लो वोल्टेज को क्या करेगा, हाई करेगा। ये नंबर ऑफ टर्म से भी समझ में आ जाता है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का एक और रीज़न है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ कॉइल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही करंट या वोल्टेज हमको देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही प्रोड्यूस करता है। आगे बात करते हैं ये सेकेंड वाला डायग्राम, इसमें भी लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ किया जाता है। लेफ्ट साइड यहाँ पर जो कॉइल यूज़ करते हैं उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इधर से हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, इधर से हम लोग को आउटपुट मिलता है। अब इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स आप लोग को ज़्यादा दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ कॉइल कम दिख रहा होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कॉइल कम हो गया, इसका मतलब ये 100% स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ से जो करंट दे रहे हैं ये हाई वोल्टेज है, ये उसको क्या करके दे रहा है, हमको कम करके दे रहा है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर प्राइमरी कॉइल क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आयरन कोर क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। लोड क्या होता है, यहाँ पर लोड का मतलब है जो रेजिस्टेंस या बल्ब या जो भी हमारा जो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं उस डिवाइस को इधर कनेक्टेड करते हैं, उसी को लोड बोला जाता है ना। स्टेप अप का मतलब क्या, स्टेप डाउन का मतलब क्या, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो ये सारा चीज़ आप लोग अपने नोट्स में खुद से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते टाइम, कि प्राइमरी कॉइल क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, आयरन कोर क्या होता है, लोड क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इसका कंस्ट्रक्शंस
और वर्किंग भी कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द कोर। कोर के बेस पर ट्रांसफार्मर को कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो याद रखिएगा, कोर का मतलब ये है मटेरियल का बना रहता है और उसमें जो क्वाइल वाउंड रहता है उसके बेस पर इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है कोर टाइप, सेकंड है सेल टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें कॉइल वाउंड रहता है सेपरेटेड, जैसे कि इस फिगर ए में देख पा रहे हैं। ये फिगर ए में जो देख रहे हैं इसी को कहा जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या किया हुआ है, इसमें 2 कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। तो दोनों ही कॉइल एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड हैं। और यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। और फिगर बी में देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इसलिए कहा जाता है कॉइल वाउंड वन ओवर एंड एनदर, क्योंकि इसमें जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ है, इसलिए इसको इस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहा जाता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं इसको सॉफ्ट आयरन कोर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, इसको याद रखिएगा। रेडियो, टीवी, रिसीवर, इतने प्रकार के जो इस टाइप के जो ट्रांसमीटर रिसीवर वाले जो डिवाइस होते हैं, इन सभी में सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर मतलब इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। यहाँ से आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम जेईई नीट में भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग N1 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है इस ट्रांसफार्मर में उसमें नंबर ऑफ कॉइल को हम लोग N2 कंसिडर कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। प्राइमरी कॉइल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एप्सिलॉन 1 इज इक्वल्स टू -N1 d∅/dt कंसिडर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू -N2 d∅/dt लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू N1/N2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ये हमें बताता है नंबर ऑफ कॉइल का रिलेशन किसके साथ, ईएमएफ के साथ, किसमें, दोनों कॉइल के लिए, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के लिए। आगे बात करते हैं, ये फार्मूला हमको मिल चुका है। अब आगे बात करते हैं फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है जो आउटपुट वाला जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। वैसे भी मैं कंस्ट्रक्शन में आप लोग को बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। एक बार और बता देता हूँ हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं। ये फार्मूला अभी निकल चुका है। इसके बाद हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू दी प्राइमरी कॉइल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इसी को मैं लिख सकता हूँ N2/N1 और इधर आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा N2/N1 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। और हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से देख चुके हैं कि N1/N2 जो है एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 2 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर N2/N1 है, इसलिए मैं इसको क्या कर लूँगा, चेंज कर लूँगा, एप्सिलॉन 2/एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन 2/एप्सिलॉन 1 लिख सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। या यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो एक बार और बता देता हूँ, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा N2 ग्रेटर देन N1, ये भी समझ में आ गया होगा N2/N1 ग्रेटर देन 1, ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिलता है, एप्सिलॉन 1 N1 के इक्वल होगा, एप्सिलॉन 2 N2 के इक्वल होगा, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। इसलिए यहाँ पर N2 की जगह पर एप्सिलॉन 2 कंसीडर कर देता हूँ मैं, और ये ग्रेटर देन होगा एप्सिलॉन 1 से। और यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 2/एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल के कंपेरिजन में।
ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका रेशियो क्या लिख सकता हूँ, n1/n2 ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूँ। अब फिर से इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ε1 ग्रेटर देन ε2 लिख सकते हैं। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेशियो के टर्म में ε1/ε2 होगा ये, सॉरी फॉर दैट, ε2 होगा ये, और ये रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 होगा। अब बात करते हैं करंट इन कॉइल। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं I1 करंट इन प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो फ्लो करंट है वो कौन सा है, I1 करंट है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग I2 कंसीडर कर लेते हैं। और ε1 ε2 क्या है, ये इंड्यूस्ड EMF है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्रमशः, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। ये प्राइमरी कॉइल का EMF है, ये सेकेंडरी कॉइल का, इधर भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पावर का वैल्यू क्या होगा, तो पावर का डेफिनेशन हम लोग को पता है, ये करंट और वोल्टेज का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैकेनिकल पावर क्या होता है, और मैकेनिकल पावर होता है P = W/T। इसी को हम लोग इस टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉइल के लिए, प्राइमरी कॉइल के लिए मैं पावर का वैल्यू लिख सकता हूँ P1 = I1 ε1 लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और सेकेंडरी कॉइल के लिए पावर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, P2 = I2 ε2, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी आइडियल व्हेन नो एनर्जी लॉसेस और पावर। कोई भी ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं जब उसमें किसी भी प्रकार के एनर्जी लॉस नहीं होती। एनर्जी लॉस मतलब किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं होता है। तो उसमें पावर लॉस तभी नहीं होगा, या उस ट्रांसफार्मर को हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहेंगे जब उसमें कोई पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस नहीं होगा मतलब प्राइमरी कॉइल का पावर जो है सेकेंडरी कॉइल के इक्वल होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी ट्रांसफार्मर को हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहेंगे जब उसमें किसी भी पावर का लॉस नहीं होगा। और पावर का लॉस नहीं होगा मतलब पहले कॉइल का पावर दूसरे कॉइल के पावर के इक्वल होना चाहिए, P1 = P2 होना चाहिए। जब इस कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B के वैल्यू को यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है I1 ε1 = I2 ε2। और यहाँ से क्या रेशियो मिलेगा हम लोग को, I1 यहीं रहेगा, यहाँ पर I2 को इधर लाएंगे और ε1 को इधर लाएंगे, तो हम लोग को रेशियो क्या मिलेगा, I1/I2 ε2/ε1। और ε1 इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, n1/n2 लिख सकते हैं। ओके, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ε1 ε2, सॉरी फॉर दैट, ये 2 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ε1 है तो n1 है, ε2 है तो n2 है, तो यहाँ पर ε2 है तो ε1 है, तो ये n2 होगा और ये n1 होगा। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ε1/ε2 n1/n2, और ये हो जाएगा I2/I1। यहाँ पर याद रखिएगा ये दोनों तो ε1 है तो n1 है, बट यहाँ पर करंट उल्टा है, यहाँ पर EMF क्या है, ε2 है तो करंट यहाँ पर I1 है। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बच्चे बहुत भूलते हैं इस फॉर्मूले को, तो याद रखिएगा। हमको क्या रिलेशन मिल गया यहाँ पर, करंट और नंबर ऑफ टर्म्स और EMF के बीच का रिलेशन क्या मिल गया जी, रेशियो रिलेशन। ε1/ε2 = n1/n2 = I2/I1, ये मिल गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की दक्षता बोलते हैं इसी को हिंदी में। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर हमको इफ़िशियंसी पूछा जाए तो यही फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, इसको ईटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईटा पढ़ते हैं इसको, जो कि होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट का रेशियो इनटू में 100% का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आउटपुट पावर का बोलने का मतलब क्या है, जो सेकेंडरी कॉइल है उसका पावर है। इनपुट पावर बोलने का मतलब क्या है, जो प्राइमरी कॉइल है उसका पावर की बात कर रहे हैं, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो याद रखिएगा, किसी भी ट्रांसफार्मर का आपको इफ़िशियंसी निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको P2 या P1 का डाटा दिया रहेगा,
तो इजीली आप लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको ईएमएफ या करंट का वैल्यू दिया रहेगा तो आप लोग P1 P2 का वैल्यू इजीली कैलकुलेट करके ये रेशियो निकाल के आप लोग उस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एनर्जी लॉस कितनी तरह से होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है, हीट ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर जो होता है उसमें जो कॉइल यूज़ करते हैं वो गर्म हो जाता है और गर्म होते जाता है, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। और ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है तो वो क्यों होता है, कॉपर वायर गर्म होने की वजह से। हीट ऑफ कॉपर वायर, जो कॉपर वायर का हीट है वो बढ़ते जाता है, इस वजह से होता है। बट इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से, P = I²R से। एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड यूजिंग लो रेजिस्टेंस थिक कॉपर वायर। और इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये जो कॉपर लॉस है, ये जो कॉपर हीट है, इसको रिड्यूस्ड या कम कैसे किया जा सकता है। तो कॉपर वायर को जितना पतला हो सके उतना पतला यूज़ करके इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। सेकेंड एनर्जी लॉस की बात करते हैं तो वो है ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग आयरन कोर को क्या करते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करते हैं, है ना, ताकि ईडी करंट लॉस ना हो। वैसे ईडी करंट होता क्या है इसको एक बार बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये एक मेटल है हमारे पास, ये क्या है, एक मेटल है मतलब इसमें करंट इजीली फ्लो हो सकता है। यहाँ पर एक कॉइल कंसीडर कर लिए जिसमें एसी करंट फ्लो करवा दिए हैं और यहाँ पर इस एसी करंट को हम लोग एक कॉइल से कनेक्ट कर दिए हैं। तो हम लोग को पता है किसी कॉइल से जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग इसके कॉन्टैक्ट में रखते हैं, किसके, मेटल के कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर इस मेटल में ईडी करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है एडी करंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ईडी करंट का अगर डेफिनेशन पूछे तो बोल देना, ईडी करंट इज अ सर्कुलर पाथ करंट विच इज प्रोड्यूस ऑन अ मेटल प्लेट परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये फील्ड का डायरेक्शन है इधर, ये क्या है, फील्ड का डायरेक्शन है। और फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में हमको करंट मिलता है। उसी सर्कुलर पाथ वाले करंट को क्या कहा जाता है, ईडी करंट कहा जाता है। ये यहाँ भी प्रोड्यूस हो सकता है, ये फील्ड जो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये यहाँ भी प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ही ये प्रोड्यूस होता है ना। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में भी ये चीज़ होता है, ईडी करंट प्रोड्यूस ऑन कंडक्टिंग प्लेट कोर। हम लोग ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज़ करते हैं ना उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, इस वजह से एनर्जी लॉस होता है। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, बाय यूजिंग थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर को बनाते हैं उसके लिए पतली पतली सी कंडक्टिंग प्लेट यूज़ करते हैं जिसको कोर बोलते हैं, फिर उसको आपस में चिपका देते हैं, इसीलिए उसको लेमिनेटेड कोर आयरन कोर कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी ट्रांसफार्मर को तोड़ के बचपन में, उसमें ऐसे ई शेप का अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपका रहता है, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपका रहता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हिस्टेरिसिस लॉस की बात करते हैं। ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन एनर्जी इज लॉस इन हीट फॉर्म। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं ट्रांसफार्मर में तो कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो आयरन कोर लगा होता है वो मैग्नेटाइज होता है। और जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देते हैं तो वो जो आयरन कोर है डीमैग्नेटाइज होता है। तो इस सिचुएशंस में भी एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में। तो उसी को क्या कहा जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस उसको नहीं कहते, हिस्टेरिसिस लॉस उसको कहते हैं जब करंट फ्लो करवाने से आयरन कोर मैग्नेटाइज होता है और जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज होता है। लेकिन स्विच ऑफ करने से, करंट ऑफ करने से, फ्लो करवाना ऑफ करने से वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशंस बच जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है हिस्टेरिसिस। और इसमें जो लॉस होता है उसको बोला जाता है हिस्टेरिसिस लॉस। और इसको कम करने का तरीका क्या है, यूजिंग कोर मटेरियल। जो हम लोग आयरन कोर यूज़ करते हैं ना वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग हिस्टेरिसिस लॉस को शो करता है। आगे बात करते हैं फ्लक्स लीकेज की। सम एनर्जी इज लॉसेस थ्रू एयर। जो
ट्रांसफार्मर है उसमें जब करंट फ्लो करवाते हैं तो जब वो ओपन रहता है तो फ्लक्स क्या करता है, एयर में भी फ्लो करने लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, फ्लक्स लीकेज। इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये कॉपर वायर है, ये बाहर से इंसुलेटेड होता है, बाहर से क्या होता है, ये इंसुलेटेड होता है ऐसे प्लास्टिक या फिर इंसुलेटेड कवर से। तो अगर कहीं पर ये छील जाता है, कहीं पर ये कट जाता है, कहीं से ये कट जाता है तो वहाँ से हमको करंट लगने लग जाता है जैसे उसको टच करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से करंट क्या होता है, लीकेज होता है। यहाँ से करंट लीकेज होता है, इसलिए हम लोग इसको जैसे ही टच करते हैं ना, हम लोग को झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, जहाँ से इंसुलेटेड मटेरियल जो है कटा हुआ रहता है। फिर हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, टेप लगाते हैं या पॉलीथीन से उसको बांध देते हैं ताकि हमको करंट ना लगे। इसी प्रकार जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्लक्स लीकेज होता है। जो कॉइल वाउंड हुआ रहता है ना, वहाँ अगर वो लेमिनेटेड नहीं रहता या पैक्ड नहीं रहता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर के कांटेक्ट में आने से एनर्जी लॉस होता है। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर अनदर। तो यहाँ पर सेल टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करके या फिर जो प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या करके वाउंड करके या वन ओवर अनदर, इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स लीकेज को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लास्ट है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस का मतलब ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस थ्रू हमिंग साउंड। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर है जितना ज़्यादा वोल्ट का रहता है, जितने ज़्यादा पावर का रहता है वो उतना ही साउंड करता है, ऐसे करके आवाज़ आती है। आप लोग जहाँ जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पर आप लोग जाकर देखिएगा उस ट्रांसफार्मर से कुछ ना कुछ साउंड निकलता है। तो उसी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं जी, हमिंग साउंड कहते हैं। वैसे आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सभी डिवाइस से कुछ ना कुछ साउंड निकलती है, तो वो साउंड क्या है, हमिंग साउंड होता है और उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। अच्छा, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉइल शुड बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड शॉर्टनेस ऑफ द कोर। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉइल होता है ना, जो नंबर ऑफ कॉइल होता है उसको सुटेबल लेंथ पर उसको जितना हो सके शॉर्ट करके, जो मटेरियल कोर यूज़ करते हैं, आयरन कोर यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कॉइल को यूज़ करना चाहिए ताकि ट्रांसफार्मर के ऊपर करंट फ्लो करवाने से ज़्यादा लोड ना बढ़े, तो इससे हम लोग हमिंग लॉस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस है ट्रांसफार्मर का वो कंप्लीट होता है। अब चलिए आइए बात करते हैं यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर की। ये तो लगभग सभी को पता है, ट्रांसफार्मर का यूज़ वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं और वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। स्मॉल ट्रांसफार्मर का यूज़ रेडियो, फोन्स, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर, सभी प्रकार के जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। रेगुलेट टू वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, सभी में इसका यूज़ करते हैं। पावर सप्लाई को इस्टेब्लिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो 220 वोल्ट ही होता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है, वो कैसा रहता है, इस्टेब्लिश ही रहता है। तो वो इस्टेब्लिश क्यों रह पाता है, क्योंकि हमारे घर में जो करंट आ रही है वो ट्रांसफार्मर से ही आ रही है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर उसको स्टेबलाइज कर रहा है, उस पावर को। तो ये रहा ट्रांसफार्मर का यूज़। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर 7 है, क्लास 12 चैप्टर 7, जिसका नाम था अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका जो थ्योरी पार्ट है पूरा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। आई होप आज के इस लेक्चर में सारा टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।